हेलो एवरीवन, हिस्ट्री की टू द पॉइंट सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में। 18th और 19th सेंचुरी के पास कई सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत हमारे देश में थी, क्योंकि हमारे देश में उस समय सती प्रथा, उसके अलावा विडो रीमैरिज, गर्ल्स एजुकेशन, लोअर कास्ट का अपलिफ्टमेंट, ऐसे कई सारे काम करने की ज़रूरत थी। इसलिए कई सारे लीडर्स यहाँ पर आते हैं, उन्हीं लीडर के बारे में हमें डिस्कस करना है। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज मैं उन क्वेश्चंस को आपको बताने वाली हूँ। तो बेसिकली आपका ये पूरा का पूरा जो पार्ट है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, ये आपको 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज मैं पहला पार्ट डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट को कवर करने वाले हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में, और उसके बाद हम रिफॉर्मर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किया है, कौन से एक्ट को पास करवाया है। ओके, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं केवल हम टू द पॉइंट उन्हीं टॉपिक पे ही डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे पोर्चुगल्स पे, ब्रिटिशर्स पे, आपका जो पानीपत का बैटल है, या फिर एंग्लो मैसूर वॉर है, एंग्लो मराठा वॉर है, वो सब डिस्कशन हुआ है। आप उन सारे वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगेन मैं आप लोगों से कहूँगी कॉपी पेन लेकर बैठिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते जाइए। इसके अलावा पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आपको आज की क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके, सो वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो सीजीएल में पूछा गया है, राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो सभा विच वॉज लेटर नोन एज। तो ब्रह्मो सभा जो कि किसने स्थापित की थी? ब्रह्मो सभा का फॉर्मेशन किया था राजा राम मोहन रॉय ने, और फिर ब्रह्मो सभा को ही हम ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज के नाम से जानते हैं। और ये 1828 की बात है, 1828 में। ठीक है, 1828 में। तो ब्रह्मो सभा को ही हम ब्रह्मो समाज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है। द हिंदू कॉलेज वॉज सेटअप इन 1791 एट। जब मैं आप लोगों को इंडिया में ब्रिटिश एरा में एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर चर्चा कर रही थी, तब मैंने आपको चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, वुड डिस्पैच के बारे में, सेटल कमीशन, रेलिंग कमीशन, हंटर कमीशन, ये सारे कमीशन डिस्कस किए हैं। तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि चार्टर एक्ट 1813 जब आया था, और सॉरी जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था, है ना, जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद हमारे देश में 1774 में सुप्रीम कोर्ट को बना दिया गया था। 1774 में सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट में किसके मामले जाएंगे? हमारे और आपके मामले जाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटेन से, लंदन से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। नहीं, इंडियंस के मामले ही होंगे। और इंडिया में उस समय जो आज भी जो मेजॉरिटी है वो हिंदू और मुस्लिम्स की है। जब तक हिंदू और मुस्लिम के लॉ आप नहीं जानते, उनके रिचुअल्स को आप नहीं जानते, तो किस तरीके से आप वर्डिक्ट देंगे? इसलिए 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? बनारस में। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, मैं कुछ यहाँ पे बातें आपको कर रही हूँ। सबसे पहली बात, फर्स्ट इंस्टीट्यूट सेटअप, पहला इंस्टीट्यूट क्या सेटअप किया गया था? कैलकाटा मदरसा सेटअप किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग ने कैलकाटा मदरसा को सेटअप किया था, जिससे मुस्लिम लॉ की स्टडी की जा सके। और कैलकाटा मदरसा आज भी है। 1781 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1781। ठीक है, अगली बात करते हैं संस्कृत कॉलेज, जो मैं हिंदू आपकी बात कर रही हूँ, हिंदू कॉलेज, जहाँ पे हिंदू लॉ और फिलॉसफी की स्टडी कराई जाती थी, जिसे हम संस्कृत कॉलेज कहते हैं, या फिर इसे बनारस संस्कृत कॉलेज भी कहा जाता है। 1791 में इसका फॉर्मेशन किया गया था जॉनथन डंकन ने। किसने? जॉनथन डंकन ने। तो यही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, जॉनथन डंकन का बनारस हिंदू कॉलेज 1791 में, जिसको बनारस संस्कृत कॉलेज भी कहते हैं, जहाँ पे हिंदू लॉ और फिलॉसफी बताई जा रही है। जॉनथन डंकन का नाम आपको याद रखना है। और समय कॉर्नवालिस गवर्नर हुआ करते थे। कौन होते थे? कॉर्नवालिस गवर्नर हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आज हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था 1875 में, 1875 में, जिसको आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है जिनके आपको ईयर और किसने इनका फॉर्मेशन किया आपको याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगली बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी इन 1873। तो पहला प्रश्न तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि गुलामगिरी एक बुक है,
और ये बुक किसने लिखी है? तो गुलाम गिरी जो बुक है वो लिखी है ज्योतिबा फूले ने, ज्योतिबा फूले ने लिखी है। और इसमें इन्होंने जो भी ऑर्थोडॉक्स हिंदू कल्चर चले आ रहे थे, रिचुअल्स चले आ रहे थे, उन पे टारगेट किया है। और इन्होंने बेसिकली लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट, गर्ल्स एजुकेशन और अनटचेबिलिटी पे काम किया है। छुआछूत जो चलता था हमारी सोसाइटी में, उस पे इन्होंने काम किया है ज्योतिबा फूले ने। और इनकी बुक है गुलामगिरी, जो कि 1873 में आई थी। और ये बुक आप देखेंगे मराठी लैंग्वेज में थी। किस लैंग्वेज में थी? मराठी लैंग्वेज में थी। आइए हम थोड़ी सी बातें यहाँ पे ज्योतिबा फूले के बारे में करेंगे। तो ज्योतिबा फूले का एक्चुअल नाम क्या था? तो ज्योतिबा फूले का एक्चुअल नाम ज्योतिबा गौरे था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बन गया कि ज्योतिबा फूले का ओरिजिनल नाम क्या था। तो ज्योतिबा फूले का ओरिजिनल नाम जो आपका ज्योतिराव गोरे था, ज्योतिबा गोरे था इनका एक्चुअल नाम। बेसिकली माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? माली। तो नाम से समझ में आ रहा है कि माली कम्युनिटी का काम क्या था? गार्डनिंग करना, फार्मिंग करना। तो जो पेशवास थे ना, तो पेशवाज के यहाँ पर इनकी जो पुश्तें थी, इनके जो एंसेस्टर्स थे, मतलब इनके जो पूर्वज भी रहे होंगे, वो वहाँ पर क्या करते थे? अपनी सेवाएं देते थे, गार्डनिंग करने का काम करते थे। इसलिए गार्डनिंग कर रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, इसलिए सरनेम क्या आ गया? फूले। तो इसलिए इन्हें फूले फूले कहा जाने लगा। तो ये माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनका जन्म आप देखेंगे सतारा के महाराष्ट्र में हुआ था 1827 में। 1827 में इनका जन्म कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र के सतारा में होता है। ठीक है, अब इन्होंने एक सोशल रिफॉर्मर थे और इन्होंने हमारी सोसाइटी में गरीबों के उत्थान के लिए, जो लोअर क्लास थी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। गर्ल्स एजुकेशन पे काम किया इन्होंने, फीमेल एजुकेशन और ह्यूमन राइट पे ही चर्चा करते रहे। तो इनका पूरा जीवन जो है अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम पे ही चलता रहा। और फिर ज्योतिबा फूले को अपना गुरु कौन मानते थे? तो आगे चल के बाबा साहब अम्बेडकर। आगे चल के बाबा साहब अम्बेडकर भी इन्हीं की आइडियोलॉजी पे काम करते थे। और ज्योतिबा फूले को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु बताया है, गुरु माना है। ठीक है, इनकी शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी। बेसिकली उस समय क्या होता था, उस समय जो है वो चाइल्ड मैरिज होती थी। तो लगभग 13 साल के जब ये थे तब इनकी शादी कर दी गई थी। और इनकी शादी किससे की गई थी? सावित्रीबाई फूले। तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जो कि इनकी वाइफ थी, दोनों ने मिलकर कई सारे गर्ल्स स्कूल्स को ओपन किया। कई सारे स्कूलों को ओपन करने का काम दोनों ने मिलकर किया है। एक आपको याद रखना है, स्कूल इन पुणे। स्कूल इन पुणे इन्होंने 1848 में शुरू किया था। और ये इन्होंने सावित्रीबाई फूले की मदद से शुरू किया था, जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाता था। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है गुलामगिरी। और गुलामगिरी जो है, इसमें 16 पार्ट है। बेसिकली गुलामगिरी जो है उसके 16 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें इन्होंने कास्ट सिस्टम पे जो है वो अटैक किया है। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक और बुक अगर आप देखेंगे, जब बायोग्राफी मैंने कवर की है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ज्योतिबा फूले की बायोग्राफी। तो इन्होंने एक और बुक पब्लिश की है जिसका नाम क्या है? बेसिकली इनकी डेथ के बाद वो बुक पब्लिश हुई थी 1891 के आसपास। और वो बुक का नाम क्या था? सार्वजनिक सत्य धर्म। सार्वजनिक सत्य धर्म। तो आपको याद रखना है, ज्योतिबा फूले की 2 बुक है, एक तो गुलामगिरी है और दूसरी है सार्वजनिक सत्य धर्म। ठीक है, ये दोनों बुक याद रखनी है। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा एक सोसाइटी की स्थापना भी की गई थी, एक समाज की स्थापना भी की गई थी, जिसको सत्य शोधक समाज कहते हैं। सत्य शोधक समाज, ठीक है ना, जिसको ट्रू सीकर सोसाइटी भी आप बोल सकते हैं। ट्रू सीकर सोसाइटी, इसका फॉर्मेशन भी किसने किया था? इसका फॉर्मेशन भी ज्योतिबा फूले ने किया था। कब? 1873 में, 1873 में किया था। बेसिकली जो ब्राह्मण सुप्रीमेसी थी उसको चैलेंज यहाँ पे किया गया था। और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी चर्चा की गई थी। इन्होंने, मतलब इनकी वाइफ और इन्होंने मिलके 1854 में, 1854 में होम फॉर विडो की स्थापना भी की थी। होम फॉर विडो, वो महिलाएं जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी और सोसाइटी के जो लोग थे वो उन्हें परेशान किया करते थे, है ना। तो इसलिए 1854 में इन्होंने होम फॉर विडो की स्थापना भी की थी। और इनके तो कोई संतान थी नहीं, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की कोई बच्चे तो थे नहीं। तो यहाँ पे होम फॉर विडो में एक हिंदू विडो रहा करती थी, उनके ही बच्चे को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, यशवंत फूले जिसका नाम था। तो याद रखेंगे, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का एक बेटा था जो
कि एडॉप्टेड सन था, जो कि उन्होंने होम फॉर विडो की एक हिंदू विडो से अडॉप्ट किया था। यशवंत फूले उसका नाम था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो ये आपकी कुछ बातें आप लोगों ने देख ली जो कि रिलेटेड किससे हैं, आपकी ज्योतिबा फूले से, और इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं। द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 एट ब्लैंक टू वर्क फॉर द अबॉलिशन ऑफ कास्ट। तो यहाँ पे बोला गया है परमहंस मंडली की स्थापना 1840 और बेसिकली 1849 एक्यूरेट आंसर होना चाहिए। 1840 में आइडियोलॉजी आई थी बट स्थापना 1849 में हुई थी। ये क्वेश्चन हो सकता है मतलब इसको चैलेंज किया गया हो क्योंकि इसका आंसर गलत दिया गया है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जो आंसर लिखा है ना वो किसी बच्चे के द्वारा चूज़ किया हुआ ऑप्शन है। ठीक है, और ये आंसर जो है वो एसएससी देता है। ज़रूरी नहीं होता है कि जो एसएससी आंसर दे रहा है वो हमेशा सही हो। कई बार बच्चे ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं, चैलेंज भी करते हैं, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन भी गलत है। ठीक है, आइए हम पूरा बात करते हैं। हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, आंसर से मतलब है। परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 एट ब्लैंक टू वर्क फॉर अबॉलिशन ऑफ कास्ट। तो कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में कहाँ पर की गई थी और किसने की गई थी? सिंपल सा बात है। तो ये बात हम करते हैं यहाँ पे। तो बॉम्बे में ही इसकी स्थापना हुई थी। तो बॉम्बे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बॉम्बे इज द राइट आंसर। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो परमहंस मंडली का फॉर्मेशन किसने किया था? दादोबा पांडुरंग। ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये दादोबा पांडुरंग की है और इन्होंने ही परमहंस मंडली की स्थापना की थी, जिसमें मेहदजी दुर्गाराम और बाल शास्त्री भी यहाँ पे शामिल थे महाराष्ट्र में 1849 में। ठीक है, दादोबा के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम है धर्म विवेचना। धर्म विवेचना, और धर्म विवेचना की आइडियोलॉजी पे ही आपकी परमहंस मंडली काम करती थी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि धर्म विवेचना की क्या आइडियोलॉजी थी, क्या इसमें बातें लिखी गई थी? तो जो आपके दादोबा पांडुरंग है वो एक गॉड पे बिलीव करते थे। ठीक है ना, एक गॉड की वर्शिप पे बिलीव करते थे। इनका कहना था कि आप लव और मॉरल कंडक्ट जो है वो ही रिलीजन है, मतलब दूसरों से प्रेम करो है ना, दूसरों की मदद करो, यही रिलीजन है। ये सारी बातें इनकी आइडियोलॉजी इस बुक में कही गई है। ठीक है ना, फिर ब्राह्मण्स फ्रॉम द महाराष्ट्र हु वर एडुकेट एंड यंग जॉइन द मंडली। जो भी ब्राह्मण्स थे और महाराष्ट्र के जो एडुकेट पर्सन्स थे उन्होंने बाद में इस मंडली को ज्वाइन किया था और इनका उद्देश्य कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना था। किसको ख़त्म करना था? कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना था। और यहाँ पर एक और सभा की स्थापना की गई, मानव धर्म सभा। तो मानव धर्म सभा सूरत में स्टार्ट हुआ था 1844 में। तो आपको दो बातें पता चल गई, परमहंस मंडली 1849 में बनी थी, बॉम्बे में बनी थी, और दादोबा पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। वहीं मानव धर्म सभा सूरत में बनी थी 1844 में। ओके, तो ये दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में बात करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बहुत ही शानदार रिफॉर्मर रहे हैं। मतलब इतने अच्छे रिफॉर्मर रहे, इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा काम किया कि कई बार जितनी इनकी संपत्ति नहीं थी, जितनी इनकी इनकम नहीं थी, उससे ज़्यादा इन्होंने सोसाइटी से कर्जा लिया और फिर कर्जे में कई बार ये डूबे भी रहे। ठीक है, इन्होंने कई सारे स्कूल्स खोले, इन्होंने विडो रीमैरिज पे काम किया, इन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड पे काम किया, स्पेशल मैरिज एक्ट को पास करवाया, तो कई सारे काम किए। वो सारे काम अभी हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेटअप स्कूल फॉर गर्ल्स एट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अब देखो 75 स्कूल, मतलब 70-75 स्कूल ओपन किए थे। ये क्वेश्चन भी अपने आप में गलत है। इसमें लिखा है कहाँ पर स्कूल ओपन किया, तो केवल कैलकाटा में थोड़ी ना स्कूल ओपन किया था, बॉम्बे में भी इनका स्कूल ओपन किया गया था। तो इस क्वेश्चन को भी आई होप चैलेंज किया गया होगा। कैलकाटा अकेला आंसर नहीं है, बॉम्बे में भी इन्होंने अपने स्कूल को सेटअप किया था। तो दो आंसर यहाँ पे हो सकते हैं। आइए हम कुछ बातें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में बात कर लेते हैं। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का ओरिजिनल नाम क्या था? तो विद्यासागर तो उनका टाइटल था। टाइटल था मतलब क्या हुआ? तो ये एक संस्कृत स्कॉलर थे। कौन थे ये? एक संस्कृत स्कॉलर थे। इन्हें संस्कृत ग्रामर, लिटरेचर, वेदांता फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, हिंदू लॉ का बहुत ज्ञान था। लगभग इन्होंने 12 सालों तक अलग अलग फील्ड में स्टडी करी है। ठीक है ना, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में इन्होंने पढ़ाई की है और जब बहुत ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई की है, इतना सारा इनको नॉलेज है, इसलिए संस्कृत जो यूनिवर्सिटी थी कलकत्ता में, उनके द्वारा इन्हें टाइटल दिया गया विद्यासागर, ओशियन ऑफ लर्निंग।
ओशियन ऑफ लर्निंग, विद्यासागर इनका टाइटल है, याद रखेंगे विद्यासागर इनका टाइटल है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ओरिजिनल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय है। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय इनका ओरिजिनल नेम देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब जिस कॉलेज में इन्होंने स्टडी की, संस्कृत कॉलेज में कलकत्ता में, बाद में जाके उसी संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी हो गए थे 1850-51 में। 1851-1850 में ही बिकम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज। ठीक है, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए थे। संस्कृत कॉलेज जो था ना, संस्कृत कॉलेज में बेसिकली जो हिंदू लॉ थे, हिंदू फिलॉसफी थी, वही सारी बातें बताई जाती थी, सिखाई जाती थी। लेकिन इनका मानना था कि वेस्टर्न थॉट का होना भी ज़रूरी है। अगर आप अपने आइडियाज़ को रिनोवेट करना चाहते हो तो आपको वेस्टर्न थॉट, साइंस के बारे में भी ज्ञान होना ज़रूरी है। तो दोनों आइडियोलॉजी पे ये काम करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन पे भी और इंडियन एजुकेशन पे भी। ठीक है, और इन्होंने देखा कि जो भी कॉलेजेस या स्कूल है, जैसे कि बनारस संस्कृत कॉलेज हो गया या कलकत्ता मदरसा हो गया, कलकत्ता संस्कृत कॉलेज हो गया, तो ये विशेष कम्युनिटी को ही शिक्षा देते हैं। जैसे कि संस्कृत कॉलेज है, हिंदुओं को प्रमोट कर रहा है, मदरसा जो है वो मुस्लिम्स की एजुकेशन पे बात कर रहा है, तो लोअर कास्ट का क्या, नॉन हिंदू जो है उनका क्या। तो इसलिए इन्होंने जो है वो नॉन हिंदूज के लिए भी स्कूल्स के द्वार ओपन कर दिए थे। इन्होंने क्या किया था, ही ओपन द संस्कृत कॉलेज, और इन्होंने नॉन ब्राह्मण्स को भी अलाउ किया था कि आप आकर इन कॉलेजेस में एजुकेट हो सकते हैं। इन्होंने वीमेन अपलिफ्टमेंट पे काम किया, महिलाओं की शिक्षा पे काम किया। साथ ही साथ ही वो सेक्रेटरी ऑफ विथुन स्कूल, विथुन स्कूल के सेक्रेटरी थे, और विथुन स्कूल में इन्होंने गर्ल्स की एंट्री की कि गर्ल्स आके यहाँ पे स्टडी कर सकती हैं। ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने कई सारे रिफॉर्म किए, जिनमें से एक था विडो रीमैरिज। इनके प्रयासों के बाद ही विडो रीमैरिज अलाउ हो पाया। इन्होंने कई सारे वेदास और उपनिषद के जो टेक्स्ट थे वो कलेक्ट किए और लोगों को बताया कि कहीं पे भी वेदास और उपनिषद में ये नहीं कहा गया है कि विडो मैरिज नहीं कर सकती। वेदास और उपनिषद भी जो है वो विडो रीमैरिज को अलाउ करते हैं। इसलिए इन्होंने, इनके प्रयासों से इन्होंने क्या किया, लगभग 2000 लोगों के साइन उस पर करवाए और पिटिशन को फाइल कहाँ किया, ब्रिटिशर्स के पास भिजवाया, और फिर फाइनली विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास हुआ। तो विडो रीमैरिज एक्ट किसने पास करवाया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही पास करवाया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। और क्या किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, ये काफ़ी हम्बल नेचर के थे। इन्होंने कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो लोअर कास्ट के लिए ओपन किए ही, इसके अलावा इन्होंने बहुत ही काइंड हार्टेड थे, गरीबों की मदद करने का काम करते थे, इसलिए लोगों ने इन्हें दया सागर का टाइटल भी दिया। लोग इन्हें दया सागर से एड्रेस करते थे। तो वहाँ पर अपन ने क्या देखा, विद्यासागर, विद्यासागर क्यों नाम दिया गया, क्योंकि बहुत अच्छे स्कॉलर थे, इन्होंने कई सारी चीज़ों की स्टडी की थी, इसलिए इन्हें विद्यासागर टाइटल दिया गया था। वहीं इन्हें दया सागर भी टाइटल दिया गया क्योंकि इन्होंने बहुत काइंड हार्टेड थे, लोगों की काफ़ी मदद की। इन्होंने कई सारे स्कूल्स भी ओपन किए बॉम्बे एंड कलकत्ता में। इन्होंने कोशिश की, पास किया स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1872, स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 पास करवाया था। इनके द्वारा वीमेन अपलिफ्टमेंट के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, बहुविवाह। ये बहुविवाह जो बुक है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। अभी बंगाली भाषा को बहुत अच्छे से जानते थे, काफ़ी अच्छे स्कॉलर भी थे, और ये लोग ये समझते थे कि जो बंगाली टेक्स्ट है या जो उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, जैसे हम इंग्लिश में बात करें ABCD होता है, कोई बच्चा है इनिशियल लेवल पे भाषा कैसे सीखेगा, जब उसको अल्फ़ाबेट्स पता होंगे, कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे दिखता है। तो उस समय बंगाली जो लैंग्वेज थी उसका लिटरेचर के लिए कोई भी ऐसे टेक्स्ट अवेलेबल नहीं थे, है ना, कोई भी ऐसा टेक्स्ट अवेलेबल नहीं था, कोई भी प्रीमियर अवेलेबल नहीं था, आप कह सकते कोई भी प्रीमियर अवेलेबल नहीं था। इसलिए इन्होंने 1854 में, 1854 में लिखा वर्णो परिचय। वर्णो परिचय मतलब इंट्रोडक्शन टू द लेटर। ठीक है, बंगाली लैंग्वेज को रिफाइन करने का काम भी इन्होंने किया था। तो ये कुछ बातें थी जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, हमने देख ली। आइए अब कुछ और बातें करेंगे। Who among the following is known as the father of Muslim Renaissance in Bengal? तो फादर ऑफ मुस्लिम मतलब मुस्लिम्स के पुनर्जागरण का फादर बंगाल में किसे कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो हम सभी लोगों को पता है कि राजा राम मोहन रॉय जी को हम मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, है ना, या फादर ऑफ इंडियन रेनेसा या भारत में पुनर्जागरण का जनक हम राजा राम मोहन रॉय जी को कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है मुस्लिम्स की, वो भी कहाँ पर, बंगाल में। तो कौन है, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान।
नवाब अब्दुल लतीफ़ खान इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान इन्हें फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसा इन बंगाल कहा जाता है। इन्होंने मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना भी की थी 1863 में, और इन्होंने प्रपोज किया था कि जो मदरसाज हैं उसमें मुस्लिम लॉ के बारे में आप शिक्षा दो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप मदरसाज में अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिलॉसफी इन सब की शिक्षा भी दो। ये किसने कहा था? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान ने कहा था। इसके अलावा फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसा इन केरला अगर पूछ लिया जाए, बंगाल की बात तो समझ में आ गई, अगर केरला की बात कर ली जाए तो आपका आंसर होगा वैकोम अब्दुल कादिर मौलवी, वैकुम अब्दुल कादिर मौलवी। तो ये एक्स्ट्रा नाम आप याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो कैसा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद तिब्बत होम्स थ्योरी ऑफ आर्यंस। तो आर्यंस जो है वो तिब्बत से आए थे, आर्यंस जो थे वो तिब्बत से आए थे। ये थ्योरी किसकी थी? तो ये थ्योरी दयानंद सरस्वती जी की थी। किसकी थी ये? दयानंद सरस्वती की थी। तो इस बात को याद रखना है कि आर्यन कहाँ से आए थे, अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी है ना। तो यहाँ पे जो तिब्बत इनका होम था और आर्यन जो है वो तिब्बत से भारत में आए थे, ये थ्योरी दयानंद सरस्वती की है। आप यहाँ पे वेरियस थ्योरी अलग अलग स्कॉलर की देख सकते हैं, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था आर्यंस तिब्बत से आए थे। मैक्स मूलर का कहना था कि आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। ठीक है, वहीं लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था कि आर्यंस जो है वो आर्कटिक रीजन से आए हैं। ठीक है, अगली बात है, मेयर का कहना था पामीर प्लेटियो से जो है वो आर्यंस आए हैं। हुड्सफेल्ड का कहना था कि तुर्किस्तान से जो है वो आर्यंस आए हैं। तो अलग अलग हिस्टोरियन का, अलग अलग स्कॉलर्स का क्या सजेशन था अबाउट द होम ऑफ आर्यंस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो जब स्वामी दयानंद जी का पूछा है तो मैक्स मुलर, लोकमान तिलक, है ना, इनका भी तो पूछा जा सकता है ना, इसलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी। ओके, अब देखिएगा जो हमारे रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या क्या काम किया, कौन से एक्ट पास करवाए और लेवल ऑफ सक्सेस क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब भ्रूण हत्या। अगर पेट में बच्चा जो है वो महिला है, गर्ल चाइल्ड है, तो उसको मार दिया जाता था। इसको ही हम फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते थे। इसके ऊपर रिफॉर्म करने का काम, इसके लिए जो बिल पास करवाने का काम है वो किसने किया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है। इनके प्रयासों से ही फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट 1870 में पास हुआ था। ठीक है ना। इनके प्रयासों के बाद भी प्रैक्टिस होती थी, है ना। इनके प्रयासों के बाद भी कई जगहों पे ये प्रैक्टिस की जाती थी। अभी भी, मतलब अभी भी देखोगे हमारे देश में, आज भी हम 21 सेंचुरी में बात कर रहे हैं, तो आज भी कई सारी सोसाइटी ऐसी, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि गर्ल चाइल्ड नहीं चाहते। तो अभी भी कई जगहों पे जो है, स्पेशली हरियाणा का अगर रीजन देखेंगे तो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है। अगली बात करते हैं सती के बारे में। तो सती को बैन करने का काम किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने किया था। और 1818 में, 1818 में ही इन्होंने कैंपेन की शुरुआत की थी अगेंस्ट द सती। ठीक है, और फिर इनके प्रयासों के बाद ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर थे और सती को यहाँ पे क्रिमिनलाइज किया गया, सती पे बैन लगाया गया 1829 में। ये मोस्ट सक्सेसफुल रहा अमंग ऑल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट बात करेंगे विडो रीमैरिज, मतलब जो विधवा हैं उनकी पुनः शादी के ऊपर चर्चा हो रही है। विडो रीमैरिज पे काम किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है, और इन्होंने हिंदू रीमैरिज एक्ट 1856 को पास कराया था। नॉट सक्सेसफुल इन होल इंडिया एक्सेप्ट हरियाणा। ओके, विडो रीमैरिज के मेन लीडर कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अगर मैं वेस्ट में बात करूं तो विष्णु शास्त्री पंडित का नाम याद रखेंगे कि वेस्ट के जो एरिया में, वेस्ट इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में कौन थे लीडर? विष्णु शास्त्री पंडित थे। और मद्रास, मतलब साउथ में अगर आप देखेंगे तो वीर सालिंगम पंतलू थे। ठीक है। चाइल्ड मैरिज, हालांकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दूसरे जो रिफॉर्मर्स थे उस समय उनकी भी शादी बहुत कम एज में हो गई थी, चाइल्ड मैरिज हुई थी, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने चाइल्ड मैरिज के लिए कानून बनवाया। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 में पास किया, पार्सली सक्सेसफुल भी रहे। ठगी, उस समय ठगी, लूटमार काफ़ी ज़्यादा चलती रहती थी, तो ठगी को ख़त्म करने का काम किसने किया? विलियम बेंटिक ने किया है। ठगी एक्ट 1836 में इन्होंने पास किया था। और स्लेवरी, मतलब दास प्रथा, दास प्रथा के लिए जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1833 में आया था। दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए कौन सा चार्टर एक्ट आया था? चार्टर एक्ट 1833 में आया था। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं जिसके ऊपर एक्ट पास किए गए हैं। आइए कुछ बातें इनके बारे में जानेंगे, फिर हम राजा राम मोहन रॉय जी के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे।
फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये जो प्रैक्टिस थी आपको वेस्टर्न और नदर्न इंडिया में बेसिकली बहुत कॉमन देखने को मिलती थी, इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसके ऊपर कानून लेकर आए, फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट 1870। अगर हम सती के बारे में बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से इसके ऊपर एक्ट आया गया और इसको बैन किया गया। ठीक है, इट वॉज प्रैक्टिस इन राजपूत एंड द किंगडम ऑफ विजयनगर। ठीक है, तो राजपूतों में सती बहुत ज़्यादा चलता था। सती वॉज वाइड स्प्रेड इन एरिया वेयर दया भाग स्कूल ऑफ पर्सनल हिंदू लॉ वॉज एप्लीकेबल। देखिए, जो हिंदू लॉ हैं वो दो भाग में थे, एक दया भाग और एक मिताक्षरा। तो जहाँ पे मिताक्षरा था वहाँ पे तो इतना प्रोमिनेंट नहीं था सती, लेकिन जहाँ पे दया भाग स्कूल पर्सनल हिंदू लॉ में यूज़ किया जाता था वहाँ पे सती आपको देखने को मिलता था, स्पेशली राजपूत एरियाज़ में। अगर विडो रीमैरिज के बारे में बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसके लिए हिंदू रीमैरिज एक्ट 1856 में पास करवाया था। अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न रीजन में तो वेस्टर्न इंडिया में 1866 में ये काम किसने किया, विष्णु शास्त्री पंडित ने किया। तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो आपका साउथ इंडिया है वहाँ पे वीर सलिंगम पंतलू ने ये काम किया था। ठीक है, और इन्होंने 1878 में सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म की स्थापना भी की थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके है, चाइल्ड मैरिज के ऊपर बात करते हैं तो चाइल्ड मैरिज विद्यासागर जी ने कंटिन्यू कैंपेन रन की है। पॉलीगेमी, पॉलीगेमी का मतलब होता है कई सारी शादियां करना, बहुविवाह जिसे बोला जाता है। पॉलीगेमी पे काम किया इन्होंने और चाइल्ड मैरिज पे इन्होंने काम किया। इन्होंने 1860 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट को पास करवाया था, जिसमें उस समय जो एज थी ना वो 10 साल थी, जिसको बढ़ाकर 12 साल करने की बात की गई थी, 12 साल। ठीक है, ठगी, अगर ठगी की कैंपेन के बारे में बात करें तो ठगी के लिए कैंपेन शुरू किया गया था लॉर्ड बेंटिंग ने और ठगी एक्ट 1836 को पास करवाया था और इसके अंतर्गत एक ठगी डिपार्टमेंट को भी क्रिएट किया था। इस ठगी डिपार्टमेंट के हेड कौन थे, सर विलियम स्लीमैन। सर विलियम स्लीमैन के बारे में भी आपको याद रखना है। जब आप विलियम बेंटिंग के बारे में बात करते हैं तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, तो आपको वहाँ पर भी मैंने ठगी के बारे में इंट्रोड्यूस आपको किया है। ओके है, चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ठीक है ना, राजा राम मोहन रॉय जो कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसा के नाम से जाना जाते हैं, एक स्कॉलर भी रहे हैं। स्कॉलर के अलावा जर्नलिस्ट भी रहे हैं। इनमें कई सारी भाषाएं आती थी, पर्शियन लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, इसके अलावा ग्रीक लैंग्वेज का ज्ञान था, संस्कृत भी आती थी, हिब्रू लैंग्वेज भी जानते थे। तो राजा राम मोहन रॉय जी की जो बुक्स है वो अलग अलग भाषाओं में इन्होंने पब्लिश की हैं, अलग अलग भाषाओं में इन्होंने अपने न्यूज़पेपर भी निकाले हैं। तो एक बहुत ही शानदार रिफॉर्मर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय जी। आइए इनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय जी का जन्म जो है वो 22 मई 1772 में राधानगर कोलकाता में होता है। ये वेदांता स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। इन्होंने बहुत जोर शोर पे जो काम किया है वो वन गॉड की फिलॉसफी पे काम किया है। किस पे काम किया इन्होंने, ये मानते थे कि भगवान एक है। अलग अलग वेदों को उठा लीजिए, उपनिषदों को उठा लीजिए, सभी लोग, सभी जो उपनिषद है, वेद है, वो एक ही गॉड की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो एक गॉड के ऊपर कॉन्सेप्ट को लेकर इन्होंने काम किया। अब हम मानते हैं कि देखो जो वेदास थे या उपनिषद थे वो तो संस्कृत भाषा में है, तो बहुत सारे लोग जो संस्कृत नहीं जानते वो इन्हें कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, है ना, सही बात है, कैसे समझेंगे। तो इन्होंने वेदास का और उपनिषदों का जो है वो बंगाली में ट्रांसलेट भी किया, जिससे बंगाली जानने वाले लोग उन वेदास को स्टडी कर सकें और वन गॉड की फिलॉसफी को समझ सकें। अब बहुत सारे लोग तो इलिटरेट होते हैं, शिक्षित नहीं होते, चाहे वो बंगाली हो, पर्शियन हो, किसी भी भाषा में कोई भी बुक हो, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो उसको नहीं पढ़ सकता। इसलिए इन्होंने 1818 में 1880, ठीक है ना, आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने क्यों की थी, 1815 में, एक्चुअली 1818 में नहीं, 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कुछ बुक में 1814 भी आपको देखने को मिल सकता है। 1814 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना की थी। और बेसिकली जो लिटरेट लोग थे वो लोग यहाँ पे आते थे और उन लोगों को यहाँ पे प्रीच किया जाता था कि आपको वन गॉड की फिलॉसफी जो है वो प्रोपोगेट करनी है इन द सोसाइटी। तो इस तरीके से ये काम करते थे। बात समझ में आ गई। इन्होंने 1809 में एक बुक भी लिखी थी। इन्होंने 1809 में एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये बुक 1809 में पब्लिश हुई थी। बाद में इस बुक को पर्शियन लैंग्वेज में भी लिखा गया और उसका नाम क्या था, तुफुल उल मुहवद्दीन। तुफुल उल मुहवद्दीन उस पुस्तक का नाम था जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, इस बुक का नाम आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। आइए आगे बात करते हैं।
इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करना शुरू किया था जिसका नाम है मिरात उल अकबर। ठीक है, मिरात उल अकबर ये राजा राम मोहन रॉय जी का न्यूज़पेपर है जो कि पर्शियन लैंग्वेज में है। इन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था सम्माद कुमुदी, सम्माद कुमुदी। ठीक है, अब इन्होंने जो है वो गर्ल्स एजुकेशन पे काम किया था। इन्होंने उस समय ऑर्थोडॉक्स जो इंडियंस या सोसाइटी थी उसमें जो भी प्रथा या कस्टम चल रहे थे उनका विरोध किया, और उनके विरोध के लिए उन्होंने 1828 में 1828 में ब्रह्म सभा बनाई, और उसी ब्रह्म सभा को बाद में नाम दिया गया ब्रह्मो समाज। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई एक लीडर आता है सामने और उस समय हिंदू सोसाइटी में जो चली आ रही परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, उनको वो गलत ठहराता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस समय जो हिंदू सोसाइटी में ऑर्थोडॉक्स होंगे वो भी बाजू में एक और सोसाइटी खोल लेंगे, बाजू में एक और सभा खोल लेंगे। धर्म सभा बनाई गई। क्या बनाई गई? धर्म सभा बनाई गई। और धर्म सभा के लीडर कौन थे? धर्म सभा का स्थापना किसने किया था? राजा राधाकांत देव। आपको याद रखना है, राजा राधाकांत देव, इन्होंने जो है वो धर्म सभा बनाई थी। किसे काउंटर करने के लिए? राजा राम मोहन रॉय जी की ब्रह्म समाज को काउंटर करने के लिए। ठीक है, इन्होंने बेसिकली जो रिजिडनेस थी, कास्ट सिस्टम था, उनको ख़त्म करने के ऊपर ध्यान दिया। गर्ल्स एजुकेशन पे ध्यान दिया। इनका उद्देश्य था हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना। अगर एक आंसर आपको करना हो कि राजा राम मोहन रॉय जी का उद्देश्य क्या था, तो प्यूरिफाई हिंदुइज्म, ये उनका बेसिक एजेंडा था। इनका ये बेसिक एजेंडा था राजा राम मोहन रॉय जी का। उस समय 1818 में इन्होंने कैंपेन भी रन किया सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए, और फाइनली ये सक्सेसफुल भी रहे। और 1829 में विलियम बेंटिक की मदद से इन्होंने जो है वो सती को बैन भी कर दिया और इसे क्रिमिनलाइज भी करा दिया, मतलब इसे कानूनी अपराध भी बनवा दिया था। ये सारे काम इन्होंने किए थे। आगे इन्होंने और क्या काम किया? इन्होंने ये सारे काम तो कर ही रहे थे। राजा राम मोहन रॉय जी जो हैं वो कहाँ पे गए थे? इंग्लैंड गए थे कि जो आपने सती के लिए एक्ट बनाया है वो कहीं जाके वापस ना ले लिया जाए ब्रिटेन में पहुँच के, तो उसकी पैरवी करने के लिए ये इंग्लैंड भी गए थे। तो उस समय मुग़ल एम्परर जो थे वो अकबर सेकेंड थे, और मुग़ल अकबर सेकेंड के द्वारा इनको राजा का टाइटल दिया गया था। तो याद रखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय जी का जो टाइटल है राजा है, और राजा इनको टाइटल जो है वो मुग़ल एम्परर अकबर सेकेंड के द्वारा दिया गया है। ये चाहते थे कि जो जो सिविल सर्विसेज हैं उनको इंडिया में ही कंडक्ट किया जाए, और जो मैक्सिमम एज है सिविल सर्विस के लिए वो 22 ईयर्स की जाए। साथ ही साथ इन्होंने जूरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी। इन्होंने कहा था कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है वो सेपरेट होना चाहिए, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होनी चाहिए, और यही बात आगे चल के कांग्रेस भी कहती है। तो ये सारी बातें किसने कही थी? राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी। राजा राम मोहन रॉय जी ने डेविड हैरे की मदद से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, और यही हिंदू कॉलेज आगे जाके प्रेसिडेंसी कॉलेज बनता है 1855 में। बाद में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बनता है 2010 में। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज 1817 में बना था। किसने बनाया था? ये डेविड हैरे और राजा राम मोहन रॉय जी ने मिलकर बनाया था। इतनी चीज़ें क्लियर है। अगली बात कर लेते हैं। वीमेन अपलिफ्टमेंट पे काम किया, हिंदू रिलीजन पे काम किया, हिंदू रिलीजन की प्यूरिफिकेशन पे काम किया। इन्होंने वेदांता कॉलेज की भी स्थापना की। वेदांता कॉलेज की शुरुआत 1825 में की, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न नॉलेज दोनों आपको दिया जा सके, क्योंकि इनका भी मानना था, इंग्लिश एजुकेशन को ये प्रमोट करते थे। इनका मानना था कि हमें यूरोपियन साइंस को भी शिक्षित करना चाहिए, यूरोपियन साइंस की भी शिक्षा लेनी चाहिए, जिससे हम रिफॉर्म के सेक्टर में भी इनोवेशन कर सकें। ठीक है, इतनी चीज़ें। इसके अलावा जो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी उनके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। जमींदारी जो सिस्टम था, जमींदार का जो अत्याचार था, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाने का काम राजा राम मोहन रॉय जी ने किया था। ठीक है, अब बात करेंगे आत्मीय सभा। इन्होंने कलकत्ता में 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। क्यों की गई थी ये आपको पता है? जिससे वन गॉड की जो आइडियोलॉजी है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। और आत्मीय सभा को अटेंड करने वाले एक और व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, जो बाद में जाके 1839 में आप देखेंगे तत्वबोधिनी सभा, 1839 में तत्वबोधिनी सभा का फॉर्मेशन भी किसने किया था? द्वारिकानाथ
देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। द्वारिकानाथ टैगोर, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और फिर आपको रविन्द्रनाथ टैगोर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो द्वारिकानाथ टैगोर के ही बेटे थे देवेंद्रनाथ टैगोर और उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी की थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ टाइमलाइंस हम देखेंगे। 1815 में आत्मीय सभा बनी, 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी बनाई। ठीक है, वेदांता कॉलेज 1825 में इन्होंने सेटअप किया, अभी हम आगे देख लेते हैं। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज बनाया कोलकाता में विद द हेल्प ऑफ डेविड हैरे। इट वॉज ऑल्सो नोन एज द महापाठशाला, इसे महापाठशाला के नाम से भी जाना जाता है और बाद में जाके इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया। इन्होंने 1820 में एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की पुस्तक भी राजा राम मोहन रॉय जी की है। 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की जिसमें इन्होंने इंडियन एजुकेशन के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट किया। 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की और इसका मकसद क्या था, जो भी वेदास और उपनिषद है उसकी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना है, एक गॉड पे बिलीव करने की बात यहाँ पे कहना है, इसलिए इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। इन्होंने 1829 में सती को ख़त्म करवाया था। ठीक है ना। 1830 में अकबर सेकंड के द्वारा इन्हें राजा का टाइटल भी दिया गया था और इनका डेथ जो है वो 1833 में, जब ये इंग्लैंड में होते हैं ना, वहीं पे ब्रिस्टल में इनकी डेथ हो जाती है। और ब्रिस्टल में इनकी डेथ होने के बाद ब्रह्म समाज बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे कि कोई बच्चा है और वो अनाथ हो गया है ना। ब्रह्म समाज तो चल रहा था लेकिन आइडियोलॉजी अब वैसी नहीं रह गई थी और उतने एक्यूरेट तरीके से ब्रह्म समाज नहीं काम कर रहा था। लेकिन वापस से ब्रह्म समाज जो है वो रिवाइव होता है कब, जब 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को जब संभालने का काम करते हैं। राजा राम मोहन रॉय जी को कई सारे अलग नामों से भी जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, हेराल्ड ऑफ न्यू एज, है ना, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया, ऐसे कई सारे टाइटल से इनको नवाजा गया है। इन सारे टाइटल से राजा राम मोहन रॉय जी को जाना जाता है, तो ये सारे टाइटल आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ होने के बाद आप देखेंगे 1833 में फिर देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1842 में जो है वो ज्वाइन कर लिया था ब्रह्म समाज। इसके पहले 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने तत्वबोधि समाज की स्थापना की गई थी और तत्वबोधि मंथली जर्नल की शुरुआत भी देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगर आप आइडियोलॉजी देखेंगे तत्वबोधिनी समाज और ब्रह्म समाज की, तो दोनों की आइडियोलॉजी सेम थी, दोनों की विचारधाराएं सेम थी, इसलिए आगे जाके फिर तत्वबोधिनी सभा या समाज और ब्रह्मो समाज आपस में मर्ज हो जाएंगी। 1842 की ये बात मैं आपको कर रही हूँ। आगे जाके केशव चंद्र सेन, उस समय लगभग 18-19 साल के थे केशव चंद्र सेन जब वो ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं 1858 में, और इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा आपको ब्रह्म समाज में देखने को मिलेगा। बहुत सारे फॉलोवर्स जो थे, बहुत सारे लोग जो थे, वो केशव चंद्र सेन जी की फिलॉसफी को, आइडियोलॉजी को सही समझते थे और उनको फॉलो करते थे। इसलिए बहुत ही कम समय में 1858 में, मतलब बहुत ही कम एज में, 1 साल के अंदर इनको आचार्य का टाइटल दे दिया गया था। केशव चंद्र सेन जी को आचार्य का टाइटल दे दिया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है ना। और उस समय में, मतलब उस एज में 18th सेंचुरी में, वो बहुत ही आगे का, बहुत ही मॉडर्न थिंकिंग जो है वो केशव चंद्र सेन रखते थे। वो इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करते थे। केशव चंद्र सेन जो है वो इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करते थे और ये इंटरकास्ट मैरिज तो आज भी हमारी सोसाइटी में टैबू है ना, आज भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और वो उस समय इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर बात करते थे। इतनी चीज़ें हो रही थी। अब आगे इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी सी मॉडर्न थी, आइडियोलॉजी मॉडर्न थी, बट इन्होंने बंगाल के अलावा आप देखेंगे बॉम्बे में, पंजाब में और दूसरी जगहों पे भी ब्रह्मो समाज को स्प्रेड करने का काम केशव चंद्र सेन ने किया है। इसलिए 1865 में इनको आचार्य का टाइटल दे दिया गया था। बट जब इनकी आइडियोलॉजी डिफर करने लगी तो इनसे आचार्य का टाइटल जो है वो वापस ले लिया गया 1866 में। और जब इनसे टाइटल वापस लिया गया तो ब्रह्म समाज जो है यहाँ पर स्प्लिट हो गया। ये पहला स्प्लिट है। ब्रह्म समाज का कितनी बार स्प्लिट हुआ है, तो 2 बार स्प्लिट आप देखेंगे। पहली बार ब्रह्म समाज का स्प्लिट हुआ तो केशव चंद्र सेन जी का जो ब्रह्म समाज था उसको ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसको लीड कर रहे थे केशव चंद्र सेन। और यहाँ पे जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी की आइडियोलॉजी थी वो पुरानी आइडियोलॉजी पे ही काम कर रहे थे, इसलिए इन्होंने नाम दिया इसे आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज को कौन लीड कर रहे थे? देवेंद्रनाथ टैगोर।
तो याद हो गया 1866 में ब्रह्म समाज के दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक है आदि ब्रह्म समाज और एक है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज को लीड कर रहे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को लीड कर रहे हैं केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन के जो सारे के सारे फॉलोवर्स थे वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में चले गए। इतनी चीजें क्लियर है। बट एक गलती हो गई यहाँ पे केशव चंद्र सेन से, जब वो इतने रिफॉर्म की बात करते हैं, यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करने की बात कर रहे हैं, विडो रीमैरिज की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे वो क्या करते हैं, अपनी 13 साल की बेटी मतलब अपनी बहुत छोटी सी बेटी की शादी यहाँ पे कूच बिहार के राजा के साथ करा देते हैं। कूच बिहार के राजा के साथ यहाँ पे करा देते हैं, जिससे जो लोग इनके सपोर्टर थे वो इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। और सेकेंड टाइम आपको ब्रह्म समाज यहाँ पे स्प्लिट होता हुआ दिखाई देगा 1878 में। 1878 1878 में ब्रह्म समाज वापस से स्प्लिट हो गया। एक हो गया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और एक हो गया साधारण ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कौन लीड कर रहा था? ऑब्वियस सी बात है केशव चंद्र सेन ही लीड कर रहे थे। लेकिन जो आपका साधारण ब्रह्म समाज है, साधारण ब्रह्म समाज का फॉर्मेशन या स्टार्टिंग किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने। किसने? आनंद मोहन बोस और एस.एन. शास्त्री ने। क्लियर हो गया? तो आपको क्या याद रखना, कितनी बातें देखो मैं आपको वापस से रिपीट करती हूँ। 1815 में आत्मीय सभा बनी। आत्मीय सभा बनी। आत्मीय सभा के बाद 1828 में आपका ब्रह्म सभा बनी, जिसको ब्रह्मो समाज कहा गया राजा राम मोहन रॉय का। फिर ब्रह्म समाज के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 1839 में तत्वबोधिनी सभा बनी। और फिर 1842 में आप देख रहे हैं कि ब्रह्म समाज की कमान जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में चली गई। ठीक है, आगे जाते जाते 1858 में केशव चंद्र सेन जी का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। और फिर 1866 में आपने देखा कि ब्रह्म समाज के दो पार्ट्स हो गए। एक हो गया आदि ब्रह्म समाज जो कि लीड कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और एक है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जिसको लीड कर रहे थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, आगे जाके आइडियोलॉजी का फिर से डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और 1878 में जो आपकी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कौन कौन सी? एक तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो कि केशव चंद्र सेन की थी, और दूसरी हो गई साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस और एस.एन. शास्त्री ने बनाई थी। तो ये टाइमलाइन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये टाइमलाइन थोड़ा सा आपको अपने माइंड में याद रखनी, जैसे मैंने बताई बिल्कुल वैसे ही। ओके, सो आइए कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आई होप आपको यहाँ पे मैंने 3 लीडर के बारे में आपको चर्चा की है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले एंड राजा राम मोहन रॉय। सेकेंड पार्ट में हम दूसरे लीडर्स के ऊपर, दूसरे रिफॉर्मर्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे विद एमसीक्यू। बोला गया है कि विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश स्लेवरी। दास प्रथा को किसने खत्म किया था? तो लॉर्ड एलनबर्ग ने जो है वो दास प्रथा को खत्म करने का काम किया था। इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 पास हुआ था। इसके पहले चार्टर एक्ट भी पास हो चुका था। ठीक है, अगली बात करेंगे विथ विच सेक्टर इज लॉर्ड मैकेले एसोसिएटेड। मैकाले मिनट के ऊपर मैंने चर्चा की है। 1835 में मैकाले मिनट पास हुआ था और ये इंग्लिश एजुकेशन पे बात करता है, इंग्लिश एजुकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो पहला मदरसा जो है वो कैलकाटा मदरसा है, वॉरेन हेस्टिंग के समय। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। When did राजा राम मोहन रॉय सेटअप ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। हिंदू कॉलेज डेविड हैरे, वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन रॉय, संस्कृत कॉलेज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑल आर करेक्ट। तो या तो किसी ने इस कॉलेज का स्थापना की है, या वो इस कॉलेज का प्रिंसिपल रहा है, सेक्रेटरी रहा है, या उसमें शिक्षा ली है। जैसा भी एसोसिएशन है, यहाँ पे एक तरफ कॉलेज है और एक तरफ रिफॉर्मर्स के नाम है। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप डेफिनेटली इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में बाकी सारे रिफॉर्मर्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।